नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय राजनीतिक में जाति की भूमिका पर चर्चा करने जा रही हूँ। जाति से आप सभी परिचित होंगे, परंतु आज जाति में क्या राजनीति की भूमिका है उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष संबंध से बनाते हुए किन्हीं विशेष नियमों, रीति रिवाजों व रूढ़ियों को मानती है। यह एक प्रकार से एक स्थानिक समूह है जो एक सामान्य पारंपरिक जन्म का आभास देता है। जाति प्रणाली एक समाज को श्रेणीबद्ध रूप से विभाजित करती है। कुछ जातियां उच्चतर तथा कुछ जातियां निम्नतर होती हैं। प्रत्येक प्रकार की जाति के अपने नियम व उपनियम होते हैं। खाने पीने के अपने नियम व रहन सहन बंधन बनाते हुए अपने रीति रिवाज होते हैं तथा अपने अपने विशेष व्यावहारिक संबंध होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो ऐतिहासिक रूप से चलती आ रही है। भारत में जाति हिंदुओं के संपूर्ण जीवन को नियमित एवं प्रभावित करती है। जाति की उत्पत्ति चातुर्ण में विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था से हुई है। दोस्तों, आप सभी परिचित होंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो व्यवस्था थी वो क्या थी। जाति शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में विभिन्न जातियों के लिए नहीं होता था। वास्तव में जाति मनुष्य के अंतर्विवाह समूह या समूहों का योग है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता अर्जित ना होकर जन्मना प्राप्त होती है, जिसके सदस्य समान या मिलते जुलते पैतृक धंधे करते हैं और जिसके विभिन्न शाखाएं समाज के अन्य समूहों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक निकटता का अनुभव करती है। जाति का अंग्रेजी शब्द कास्ट है, जो पुर्तगाली भाषा के कैस्टो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वंश, नस्ल या वर्ग। इस अर्थ के अनुसार जाति प्रणाली जन्म पर आधारित एक व्यवस्था है। जाति और जातिवाद आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे जयप्रकाश नारायण का विचार है, जाति भारत में एक सबसे प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रही है। जाति भारतीय राजनीति के सभी क्षेत्रों, पहलुओं का एक निर्धारक तत्व है जो भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में कहा है, राजनीतिक एक प्रतियोगी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य शक्ति की प्राप्ति से कुछ उद्देश्य की पूर्ति करना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अलग अलग स्थितियों और कार्यवाही को एकत्रित किया जाता है और समझौते या समूह बनाए जाते हैं। राजनीतिक दल और नेता जाति के आधार पर अपने उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उन्होंने 1936 में बनाई थी, उसमें जाति प्रथा को एक विचार अर्थात मन की एक स्थिति कहा है। उनके मत से जाति प्रथा के विनाश से समाज में वैचारिक क्रांति होगी। हिंदू लोग जाति प्रथा को अपने धर्म से जुड़ी हुई मानते हैं, इसीलिए वे उसका पालन करते हैं। जाति प्रथा के विकास के लिए हिंदू धर्मशास्त्र दोषी है। इस प्रथा का विनाश तभी हो सकता है जबकि इस धर्म को दोषी माना जाएगा। इस प्रथा का विनाश तभी संभव है जब अंधविश्वास हट जाए। अंबेडकर ने विचार प्रस्तुत किया है कि जाति प्रथा सामाजिक विकास के मार्ग में रुकावट है, इसीलिए उसका उन्मूलन करना आवश्यक है। वे एक नई समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर आधारित हो। समाज जाति प्रथा की परंपराओं पर नहीं बल्कि इसके विवेक पर आधारित होनी चाहिए।
आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जो जाति है वो राजनीतिक पर प्रभावित होती जा रही है, जिसका उदाहरण अब मैं इस रूप में देना चाहूंगी। जैसा कि उम्मीदवार के चयन में जाति और धर्मों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी चुनाव आता है या उम्मीदवार चुनने की बारी आती है तो सभी योग्यता को नजरअंदाज कर देते हैं और ये देखा जाता है कि उस लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में किस जाति की संख्या सबसे ज्यादा है और उस जगह पर किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। उसी हिसाब से लोग उम्मीदवार चुनते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि किसी गांव में जिस जाति की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसी जाति के ज्यादातर लोग वार्ड या मुखिया होते हैं। जो जाति और धर्म राजनीति को काफी अधिक प्रभावित। चुनाव प्रचार में जाति और धर्मों की भूमिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि भारतीय राजनीति के चुनाव प्रचार में जाति और धर्मों को सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि कोई भी नेता अगर किसी जगह पर चुनाव प्रचार या भाषण करने जाता है तो वह सबसे पहले पता लगाता है कि उस जगह किस धर्म के लोग या जहाँ वह चुनाव प्रचार करने वाला है वहाँ किस जाति और धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद वह चुनाव प्रचार में जिस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं उससे संबंधित मुद्दे को उठाता है और उससे छुटकारा दिलाने की बात करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके और वह उस स्थान का उम्मीदवार बन सके। बहुत सारे नेता जब प्रचार या प्रसार करने जाते हैं तो वे जाति और धर्मों की मदद से अपने विरोधी नेता को नीचा दिखाने का भी प्रयत्न करते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपने विपरीत नेता के प्रति का भी प्रयत्न करते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है मंत्रिमंडल गठन में जाति और धर्म की क्या भूमिका है। मंत्रिमंडल गठन में भी कितने मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं उसमें भी यही सोचकर और देखकर कि मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं कि इसके जातियों की संख्या कितनी है या इसके धर्मों के लोग कितने हैं। अंततः मंत्री उन्हीं लोगों को बनाया जाता है जिनको बनाने से उन्हें भविष्य में ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त हो सके। इसी का फिफ्थ पॉइंट है राजनीतिक दलों के निर्माण में धर्मों और जातियों की क्या भूमिका है। तो भारतीय राजनीति में धर्मों और जातियों की मदद से राजनीतिक दलों का भी निर्माण होता है। जब भी किसी विशेष जाति या धर्मों के ऊपर अन्याय होता है तो उस जाति या धर्म के लोग समूह बनाकर सामने आते हैं तो उस जाति की रक्षा करते हैं जिसे राजनीतिक दल के नाम से जाना जाता है। मतदाताओं के ऊपर जाति और धर्मों का प्रभाव। भारतीय राजनीतिक में जाति और धर्मों का प्रभाव सबसे ज्यादा मतदाताओं को प्रभावित करता है क्योंकि जो मतदाता होते हैं वो वोट देने से पहले अपने उम्मीदवारों की जाति और धर्म देखते हैं। अगर कोई उम्मीदवार उसकी जाति और धर्म का है तो वह व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे वोट दे देता है, चाहे वह व्यक्ति भले ही उस चीज की देखरेख सही से ना करे। और भारत के हर एक कोने कोने में ये तरीका अपनाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को वह उम्मीदवार पसंद नहीं है, वह नेता अनेक सालों से शासन कर रहा है, उसके बाद भी वह विकास का काम नहीं करता, फिर भी मतदाता उन्हीं को वोट देते हैं चाहे वह उनकी मजबूरी हो, क्योंकि वह उसके जाति का है। इसीलिए ज्यादातर लोग इसीलिए भी अपने जाति के लोगों को वोट देते हैं ताकि वह व्यक्ति नेता बनकर अपनी जाति के लिए कुछ अच्छा काम करेगा तथा अपनी जाति को बढ़ावा देगा। इसी कारण से भारत के हर एक क्षेत्र में आपको उसी जाति और धर्म के नेता मिलेंगे जो जाति और धर्म के लोगों उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहते हैं। इसी प्रकार से भारतीय राजनीति पर जाति और धर्म पूरी तरह से हावी होता जा रहा है। दोस्तों, अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो जाति है वो अभिशाप है या वरदान है। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन कार्य
व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देने लगते हैं। जाति निष्ठाओं का सृजन कर यह प्रथा लोकतंत्र के विकास मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। DR गाडगिल के अनुसार क्षेत्रीय दबावों से कहा जाता है कि खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने को सिद्ध हुई है। प्रसिद्ध समाज शास्त्र MN श्रीनिवास का मत है कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को एक इसी तरह प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक समस्याएं अपने मूल रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी लेखकों रुडोल्फ का मत है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता में ढालने का प्रयत्न किया है। वे लिखते हैं कि अपने परिवर्ती रूप में जाति ने भारत में कृषक समाज का प्रतिनिधित्व कर लोकतंत्र को सफल बनाया है तथा भारतीयों से पूरी दूरी कम करके समानता के विकास में सहायता दिलाई है। संक्षेप में अगर हम जानें तो चाहे जाति आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक ना हो, तथापि राजनीतिक में जाति का हस्तक्षेप लोकतंत्र की धारणा के प्रतिकूल ही। जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है। विविधता की सीमाएं होती हैं। इस देश में इतनी जातियां, उपजातियां तथा सहजातियां पैदा हो गई हैं कि वे एक दूसरे से पृथक रहने से ही अपने अपने अस्तित्व को रक्षा समझती है। ये पृथकतावादी दृष्टि राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यधिक घातक है। दोस्तों, जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं, अब हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक इस प्रकार हैं: पाश्चात्य शिक्षा एवं ज्ञान, पाश्चात्य सांस्कृतिक, आधुनिक आवागमन तथा यातायात के साधन, नई आर्थिक व्यवस्था, नए व्यवसाय, शहरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक आंदोलन, नवीन सामाजिक समूहों का जन्म, लोकतंत्र, वैश्वीकरण, संविधान, स्त्री शिक्षा, जाति पंचायतों का ह्रास, यजमानी प्रथा की समाप्ति, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, अंतर्विवाह, मीडिया तथा न्यू मीडिया इत्यादि में जाति व्यवस्था को कमजोर करने में एक स्वस्थ भूमिका निभाते हैं। आज के समय में यानी भारतीय जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन क्या क्या हुए हैं? तो भारतीय जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन देखा जा सकता है: ब्राह्मणों की स्थिति का कमजोर होना, जातीय संस्थान में परिवर्तन होना, अवर्ण या दलीय जातियों को सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यता की समाप्ति तथा कम होना, विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन अर्थात अंतरजातीय विवाहों का बढ़ना, जजमानी प्रथा की समाप्ति तथा पेशे की स्वतंत्रता, जातीय सबजातियों में बढ़ोतरी, वैचारिक समाज में बढ़ोतरी, लोकतंत्र में सभी की भागीदारी, सार्वजनिक स्थलों तथा नियमों में समान रूप से खान पान इत्यादि जातीय व्यवस्था को कमजोर करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाति और राजनीतिक में बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जाता है। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो आज के समय में जो जाति और राजनीतिक पर अत्यधिक प्रभावी होती जा रही है, इसका उदाहरण हमें भिन्न भिन्न राज्यों में देखने को मिलता है। जैसे कि बिहार में जातिवाद। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जहां राजनीतिक में जाति के महत्वपूर्ण प्रभाव है। डॉक्टर सुभाष कश्यप का विचार है कि बिहार उन राज्यों में से है जहां सबसे पहले जाति का राजनीतिकरण हुआ। आज राजपूतों, ब्राह्मणों, काश्यप और यादवों के बीच जाति के आधार पर राजनीतिक संघर्ष खुलेआम देखने को मिलता है। हरियाणा में जातिवाद देखने को देखा जाए तो
तो हरियाणा की राजनीतिक जातियों की राजनीतिक से अलग नहीं है। हरियाणा में अहीर, बिश्नोई, ब्राह्मण और जाट 3 बड़े सक्रिय जाति समूह हैं। चुनाव के दौरान सभी अपनी अपनी जाति के उम्मीदवार को ही मत देते हैं, अन्य किसी को नहीं। चुनावी के साथ उनके समय प्राय ये नारा सुनाई देता है कि जाट की बेटी जाट को और जाट का वोट जाट को। मुसलमान भी अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट डालते हैं। जो 1991, अप्रैल या 1996 या 1997 और 2000 में विधानसभा के चुनाव में जाति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उम्मीदवार का चयन जाति के आधार पर किया गया है और मतदाता को भी जाति ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। पंजाब में जातिवाद देखने को मिलती है, जैसा कि पंजाब की राजनीति में सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से उच्च स्थिति में रहने वाले क्षेत्रीय जाति के लोग अधिक प्रभावशाली होते हैं। पिछले 30 वर्षों में से पंजाब की राजनीति पर जाट या जाति का नियंत्रण हो गया है। जाट जाति का प्रभाव बढ़ने के 2 कारण हैं। गांवों में जाटों की जनसंख्या बहुत अधिक है और सिखों के धार्मिक मामलों का अधिकार जाटों के नियंत्रण में है। अकाली दल जाति और धर्म के नाम पर चुनाव में लोगों से वोट मांगता है। वास्तव में अकाली दल की सफलता जाटों पर निर्भर करती है। फरवरी 1992 में पंजाब विधानसभा के चुनावों का सभी अकाली दलों ने बहिष्कार किया और जाटों व विधानसभा व सिखों को चुनावों में मांग लेने से मना कर दिया, जिसके कारण 28% ही मतदान हुआ और कांग्रेस में बेहद सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। चुनाव में बेहद सिंह की हत्या के बाद जाट समुदाय की हरचरण सिंह बराम पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1997 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में अकाली दल को बहुमत प्राप्त हुआ और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने। यदि हम केरल में जातिवाद देखें तो भारत के राज्यों में केरल वह राज्य है जो सबसे अधिक शिक्षित राज्यों में आगे है, लेकिन यह राज्य भी जातिवाद में अछूता नहीं है। यहाँ पर नायरो और ईसावाद के मध्य शक्ति संघर्ष रहा है तथा यहाँ जातिवाद के तत्व का सदैव सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम तमिलनाडु में जातिवाद देखें तो यद्यपि जाति के प्रति निष्ठा प्रत्येक राज्य में पाई जाती है, परंतु तमिलनाडु में ये संक्षेप अधिक उग्र रूप में है। तमिलनाडु की राजनीतिक में ब्राह्मण का मुद्दा प्रमुख रहा है। मॉरिस जॉर्ज के अनुसार ये कहा जा सकता है कि प्राय सभी स्थानों पर राजनीतिक संबंधों में जाति के प्रति वफादारी व तत्व के रूप में पाई जाती है। तमिलनाडु जैसे राज्य में ब्राह्मण के वेगपूर्ण उदय हुआ था। राज्य की राजनीति में प्रधानता ही प्राप्त नहीं है, वरन द्रविड़ स्थान के आतंकवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी अभिव्यक्ति द्रविड़ मुनेत्र कशगम के रूप में हुई है। धीरे धीरे गैर ब्राह्मण जातीय समूह में जागृति पैदा हुई। श्री शंकर नारायण भी, वीपी थैगोरोपो बेट्टी तथा डॉटी एस नावर ने जैसे नेताओं ने गैर ब्राह्मणों की मौजूदगी में स्थापना करी। जस्टिस पार्टी का उदय तमिलनाडु में ब्राह्मण को सत्ता में आने से रोकना था। जातिवाद में एक दूसरे के खिलाफ ये संघर्ष निरंतर चलता आ रहा है, जिसके उदाहरण स्वरूप आगे चलकर डीएमके तथा एआईएडीएमके का जन्म होता है। अंततः तमिलनाडु में जातिवाद की प्रमुख भूमिका रही है। अगर हम कर्नाटक में देखें जातिवाद, तो कर्नाटक अर्थात मैसूर में जाति का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। कर्नाटक राज्य की 5 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 42 जातियां हैं, जिसमें लगातार लिंगायत तथा ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों, जातियां, कोष, पंचायतों आदि जातीयता को बढ़ावा दिया गया है।
मैसूर में राजनीतिक में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं तथा चुनावों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक नेता इन धार्मिक नेताओं से संबंध बना रखते हैं ताकि चुनाव के समय इनका लाभ उठाया जा सके। आज तक वहां पर वही मुख्यमंत्री सफल रहा है जिसने जातीय हितों के लिए कार्य किया है। अंततः कर्नाटक की राजनीतिक में जातिवाद का बोलबाला है। उपयुक्त राज्यों की राजनीतिक में स्पष्ट होता है कि जातिवाद भारतीय राजनीतिक में निर्णायक भूमिका निभाता है। उपयुक्त राज्यों के अलावा श्रेष्ठ राज्य भी जातिवाद के अछूते नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप राजस्थान में जाट बनाम राजपूत, हरियाणा में जाट बनाम ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण, महाराष्ट्र में ब्राह्मण बनाम पट्टीदार, बिहार में ठाकुर बनाम यादव, पंजाब में जट सिख बनाम गैर जट सिख इत्यादि भारतीय राजनीतिक में प्रभावी भूमिका निभाते हुए दिखाए जा सकते हैं। अब हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंततः में यही कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण, नागरीकरण, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप थोड़े लोगों को मनोवृत्ति में चाहे कितना ही परिवर्तन हो जाए, परंतु हिंदू सामाजिक व्यवस्था को बदलाना बहुत मुश्किल है। जैसे के.एल. शर्मा ने लिखा है कि संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे भूमि सुधार, वयस्क मताधिकार, औद्योगिकरण ने जाति को पहले से अधिक अनुकूलशीलता व्यवस्था बनाया है। मद्रास, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में उभरती हुई जाति जागरूकता एवं इसके नए संगठनों और उनके प्रकारों की समीक्षा में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जाति की शक्तियां आधुनिकीकरण के बावजूद कमजोर पड़ने के बजाय अधिक मजबूत होती जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद।